बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। इलेक्शन कमीशन में अतियात के मुतल्लिक गलत मालूमात फराहम की। साल 2008, 2009 और 2012-13 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के अतियात जाहिर किए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के अतियात मौसूल हुए। तहरीक इंसाफ ने 31 करोड़ रुपए से जायद के अतियात और 3 बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाहिर नहीं किए। स्क्रूटनी कमेटी को तहरीक इंसाफ न्यूजीलैंड के बैंक अकाउंट्स तक भी रसाई नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन में जमा स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकाउंट स्टेटमेंट में शामिल कैश रसीदें बैंक स्टेटमेंट से मुताबिकत नहीं रखती। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बैंकों ने 2008 ता 2012 तक अकाउंट्स की तफसीलात असासों में जाहिर नहीं की। 5 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ने ऑडिट रिपोर्ट्स का एक ही टेक्स्ट जारी किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई तारीख दर्ज नहीं की। तारीख का दर्ज ना होना अकाउंटिंग मेयार के खिलाफ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने चंद अफराद के अलावा फॉरेन फंडिंग के मुकम्मल ज़राए ज़ाहिर नहीं किए, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी इस पर कोई तबसरा करने से कासिर है। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को यूरोपीय ममालिक और मशरक़ वस्ता के ममालिक के अलावा अमरीका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड समेत दीगर ममालिक से फंड्स मौसूल हुए। स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक जब तहरीक इंसाफ समेत फरीकैन की तरफ से मुकम्मल डेटा तक रसाई मुतल्लिक ताउन नहीं किया गया, तो फिर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के दीगर बैंकों से 2009 से लेकर 2013 तक के रिकॉर्ड की रसाई हासिल की और यूं ये रिपोर्ट मुरतब की गई। नाज़रीन, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रही हैं सैयद खालिद भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं इब्राहिम खान, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेरे साथ हैं शगुफ्ता जुमानी, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सबका आने का जी बहुत शुक्रिया। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, सर ये रिपोर्ट आई है फॉरेन फंडिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और कहा यह जा रहा है जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो उसकी उन्होंने फाइनल वर्डिक्ट्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जी ये सारी चीज़ें जो मैं अपने बयानी में बता चुका हूं, और इससे अपेरेंटली ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो 34 करोड़ थे और कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अकाउंट्स ये मेंशन नहीं किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब इन्होंने डिक्लेयर किए तमाम अकाउंट्स। कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस चीज़ को देखती है? मरियम नवाज़ की तो कल जो स्टेटमेंट थी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हम लोगों ने सुन ली। अब लाहे अमल क्या आप लोग समझते हैं, इस पे क्या होना चाहिए? मुस्लिम लीग नून इस पे क्या सोच रही है? जी देखिए, हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो कि एक दयानतदारी का वो ब्रांड नेम समझा जाता है, उनकी जो पार्टी है और खुद भी वो अपने आप को इसी तरह पोर्ट्रे करते हैं। जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये सब फेक है और ये डेफिनेटली ना ईमानदार है, ना दयानतदार है और ना सच्चे हैं। और हम उस बात पे, हमारी जो बात आज प्रूव हो गई इस रिपोर्ट से इस तरफ, ये तक मामला जो है तकरीबन पिछले 14 साल से तो चल रहा है, और इसको दबाने की जितनी कोशिश पीटीआई ने एज अ पार्टी और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने की, वो आपके सामने है। और मैं समझता हूं कि आखिरकार कितना डिले कर सकते थे। आफ्टर ऑल इनको आज जो उसकी रिपोर्ट जो कि तैयार तो पहले की गई थी इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की, उस रिपोर्ट में जो एलिगेशन जो सामने आए हैं उनमें आप देखिए इनके साइन शुदा, प्राइम मिनिस्टर के पार्टी के चेयरमैन के साइन शुदा, जब चेयरमैन साइन करता है तो वो ये खास तौर पे जो चेयरमैन जो कि
potentially at that time he wanted to become a prime minister of Pakistan. ऐसा शख्स जब साइन करता है तो साइन का मतलब है he take full responsibility of the contents of the paper. तो उस पेपर्स के अंदर जो हमने देखा, जो इन्होंने पेश किए हैं, अभी हकीकत क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। जो पेपर इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी को प्रोवाइड किए हैं वो कंप्लीट तो वो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो प्रोवाइड किए उसके तहत आप देखें कि फॉरेनर्स कहाँ के, इजराइल, इंडिया के और यूरोपियन कंट्रीज के, जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने फंड्स जो हैं भेजे हैं पाकिस्तान इनके डिफरेंट अकाउंट्स में। और किन के अकाउंट्स में? पार्टी अकाउंट में नहीं। ऐसे भी केसेस हैं कि उन्होंने अकाउंट्स भेजे हैं, पैसे भेजे हैं ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पार्टी। ओके, तो ये एक तो मसला नहीं है, खैर इसके अंदर तो लातादाद, और फिर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स को कंसील किया गया, अकाउंट बताए नहीं गए, मतलब करप्शन जो है वो तो अलग है ही। और उसके बाद when he become a prime minister of Pakistan, at that time at least he should have the guts to come up and face the facts के लिए अभी फैक्ट इंडस्ट्री से आप हेल्प आउट करें अपना अदालत को भी और इलेक्शन कमीशन को भी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके पीछे छुपते रहे हैं, उसको इलेक्शन कमीशन को डिफेम करने की कोशिश की गई ताकि उनको अंडर प्रेशर ला के तो इस केस को दबाया जा सके। भट्ट साहब लेकिन ठीक, बहरहाल अभी आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन भट्ट साहब मुझे एक चीज बताइएगा। जी जी जी, मेरा सवाल आपसे ही है, मुझे जरा ये चीज समझाइएगा, बल्कि आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो नई सरफेस हुई, नहीं बताए गए अभी, बल्कि हमें जिस वक्त इब्राहिम खान साहब में ज्वाइन कर लेते हैं उनसे भी मैं पूछता हूं कि क्यों वो लोग समझ रही हैं कि ये एक सक्सेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि जो तज्जियाकार हैं या जो इवन इस चीज को थोड़ा क्लोजली इलेक्शन कमीशन को मॉनिटर करते हैं, इलेक्शंस को मॉनिटर करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया इस वक्त, और इस पे अब इलेक्शन कमीशन को भी अपना एक किरदार अदा करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी लोगों की नजरें हैं। लेकिन भट्ट साहब अब उन्होंने ये तक कहा है कि अगले 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी जो अकाउंट्स हैं वो भी सरफेस होने चाहिए। आप कितने ऑप्टिमिस्टिक है कि आप लोगों की जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी और उसके बाद कोई अगर ऐसी चीज आ गई तो फिर कोई चेंज ऑफ माइंड नहीं होगा जी इसको लेकर? देखिए, ये मैं पहले भी किसी हिसाब से बात कर रहा था कि टू रॉन्ग डोंट मेक इट राइट। अगर मुस्लिम लीग नून या प्योर पार्टी या किसी भी पार्टी के अंदर भी इस किस्म के फ्लॉज है तो ठीक है, उसको उनको दे शुड बी टेकन टू टास्क। हमें तो फख्र है और हम प्राउड इस बात के ऊपर कि हमारे अकाउंट्स क्लीन हैं। इन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी और ओवरसीज जो पाकिस्तानी जिन्होंने के बाहर के मतलब पासपोर्ट्स लिए हुए हैं, उनसे पैसे इन्होंने हथियाए हैं और फिर उन्होंने उस चक्कर में आगे सिर्फ उनसे नहीं, उसकी कवर में आके ऐसे लोगों से भी पैसे लिए हैं कि जिनको हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ समझते हैं, दुश्मन समझते हैं। मुझे नहीं पता कि कहां उस चीज के लिए उन्होंने कंप्रोमाइज किया या करना चाहते हैं। अब देखिए ना, अगर आप इजरायली किसी सिटीजन से पैसे लेते हैं, किसी इंडियन से लेते हैं और किसी यहूदी से लेते हैं पैसे, तो डेफिनेटली उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है पाकिस्तान के साथ। ये तो अलग एक चीज जो है, इन्वेस्टिगेट होगी तो पता चलेगा। तो लेकिन उसके बावजूद जब ये बात सामने आ गई तो देखा गया कि इन्होंने कितने अकाउंट्स और फिर पैसों की रिपोर्टिंग नहीं की, और फिर रिपोर्टिंग अगर की है तो मतलब इसमें तो ये तो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है, इसके अंदर आप खोलेंगे। और दूसरी आप कह रहे हैं ना कि हमें क्या उम्मीद है, देखिए खान साहब को सर्टिफिकेट मिला हुआ है ईमानत अपना सत्य का, ईमानदार का। आप मुझे बताइए कि अदालत से सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का जी, सादिक और अमीन का, सादिक और अमीन का। और उस वक्त अमीन क्या होता है, सादिक क्या होता है? सादिक वो जो सच बोले और अमीन वो जो उसकी अमानत है, उसके पास जो चीजें अमानत है उनकी वो प्रोटेक्शन करे और उसका वो पूरी जिम्मेदारी से उनकी अपनी जिम्मेदारी डिस्चार्ज करे। सर इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं की, इन्होंने चोरी भी की, इन्होंने झूठ भी बोला, इन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी किए और इन्होंने यू टर्न भी लिए। अब मसला ये है कि आखिरकार कभी तो पकड़ा जाना था, अब ये पकड़े गए हैं। अब ये कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि मुस्लिम नून की भी हो, तो जरूर हो, क्यों नहीं हो, हम तो कहते हैं ना हो, लेकिन वो आपका खाता जो खुल गया है
उसका तो जवाब दे ना। बट साहब मुझे एक अब चीज ये बताएं कहेंगे कल, कि मुस्लिम लीग को ठीक, देखें। बट साहब मुझे एक चीज बताएं, कल जिस तरह जी। मरियम नवाज की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, उसके अंदर वो उन्होंने एक तो बहुत लंबी बातें जो इमरान खान साहब के खिलाफ बोली, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ मुझे बताएं उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पे भी सवालिया निशान खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कर दिए। आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं इस चीज को लेकर जाती सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटे ले या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्शन ले? वाई सो? आप लोग खुद क्यों नहीं इस चीज को लेकर जाते अगर ये इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स जिस तरह फरमा रहे हैं ये है तो? देखिए, वक्त आने पे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी ऑन स्टेक है, आप ये ध्यान में रखिए। इलेक्शन कमीशन की, जो कि बहुत अजीम अदारा है और बड़ा इंपॉर्टेंट अदारा है पाकिस्तान का, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, और जुडिशरी ने जिनको इनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी और स्टेक है। ये अदारे बढ़ के इस गंद को साफ करें, इस गंद को पाकिस्तानी अवाम के सामने लाएं, ताकि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी रिस्टोर हो। वरना हमने जो करना है वक्त आने पे हम करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट, उनकी स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी है ना, तो वो तो हैव द जॉब इज ऑलरेडी डन। अब उसको वो जो भी उन्होंने उसकी लीगल इंप्लीकेशन है उनको पूरा करके इसको साबित करें, और साबित करने के बाद यकीनन अगर ये साबित हो जाता है तो आप देखिए पीटीआई एज अ पार्टी, खान साहब एज अ इंडिविजुअल एज अ चेयरमैन कंप्लीटली डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। 62 इनके ये सिर्फ बाकी पार्टी के ऊपर लगाने को तैयार है, खान साहब के ऊपर 62 नहीं लग सकती। क्या जो इतने झूठ पकड़े जाएंगे तो क्या ये फिर भी पारसा रहेंगे? ये वक्त आ गया है कि इनको कर ले, वरना इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अगर इस चीज को कैफरे करदार तक ना पहुंचाया गया तो मुझे खौफ है कि इस मुल्क के अदारों से इस कौम का ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का नहीं, पॉइंट आ गया सर, मौका दीजिए एक सेकंड। जी जी। सिर्फ लोगों का नहीं, आप देखिए इस सारे केस के अंदर फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। आपको पता है कि अमेरिका में और इंग्लैंड में और तमाम स्विट्जरलैंड में, आप जितने ममालिक का आपने नाम लिया, वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मुतहरक हो गई हैं, क्योंकि उनको भी कंसर्न है कि उनके कौन से सिटीजन ऐसे हैं कि जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ऑफ अ डिफरेंट कंट्री पैसा भेजा और उसका रिकॉर्ड नहीं दिया। ठीक हो गया, तो बड़ा मसला उनके लिए भी बन गया ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक ब्रेक लेते हैं जी, और जिस वक्त हम ब्रेक से ज़रा वापस आते हैं, अब इसको डिटेल में कहते हैं, बिकॉज एक तो ये अब आपके सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी आ गया, कल मरियम नवाज़ ने भी इसके ऊपर बड़े खुल के बात की। सो अगर तमाम वो ममालिक जिनके नाम आए हैं और जिनके बारे में अब शायद चीज़ें चेक होनी शुरू हों, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्यों ये व्यू पॉइंट है कि हम सुरखरू हुए हैं और चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं, सामने आई हैं? क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन थोड़ी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। इस पर बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। शगुफ्ता जुमानी ने भी जी हमें ज्वाइन करी है और इब्राहिम खान साहब ने जी, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता जुमानी जी। सबसे पहले मैं आपसे आऊँगा आपकी तरफ, ये जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर अभी बताया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर और उनके उन अकाउंट्स को लेकर जिनका उन्होंने सरफेस नहीं किया, जिनका बताया नहीं, तो अभी प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट में सेनेटर शाहीन साहब फरमा रहे थे कि एक बहुत बड़ा इस वक्त जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो एक्शन ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस रिपोर्ट को कैसे देखती है, कीपिंग इन माइंड क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगले 10 दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की जो है ये कमेटीज उसकी भी प्रेजेंट करेंगी कि इनके अकाउंट्स किस तरह चल रहे हैं और इनकी फंडिंग भी बिल्कुल सामने आएगी? जी बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है उन्होंने पहले दिन से सबको चोर चोर डाकू डाकू करके, वो कहते हैं ना, पूरी कौम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, सबको चोर और डाकू साबित करने के लिए। लेकिन असल में अब हकीकत सामने आई है कि असल में चोर और डाकू कौन है। यहाँ के लॉज के मुताबिक तो आपकी जो पार्टी जो है, कोई भी सियासी पार्टी जो बाहर से फंडिंग हो वो तो चल ही नहीं सकती, वो तो खत्म हो सकती है ना। तो अब क्यों इलेक्शन कमीशन को फौरन फिल फॉर जो है ना मुतालबा करते
कि फिल फॉर इलेक्शन कमीशन हरकत में आए और वहाँ जहाँ हमारी जो काबिल एहतराम कोर्ट्स हैं वो अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो उनके खिलाफ तो फौरन सुओ मोटो नोटिस लिए जाते थे, माजी में आपको पता होगा। तो अब वो सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं कि पूरी कौम के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। इतने सारे जो फॉरेन फंडिंग के जो पैसे हैं वो अब तो कली खुल रही है ना कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको कहाँ से पैसे आ रहे थे और वो किन के बलबूते पे जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी डिस्ट्रॉय करा रहे थे, लोगों को नैब के केसेस में उलझा रहे थे। तो आखिर पीछे इसके कौन सा हाथ है? अब वो हाथ सामने खुलकर आ गया है। दूसरी बात यह है कि पूरी कौम इस वक्त महंगाई के जिस दलदल में धंस चुकी है, उसको फेंका गया है उस महंगाई की दलदल में कि गरीब आदमी के पास एक वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं है। लोगों की इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की 5,800% जो है वो वेल्थ बढ़ चुकी है। तो ये क्या है? मतलब प्राइम मिनिस्टर अमीर से अमीर होता जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम जो है जिसने वोट दिया, जो वोट के बलबूते पे अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करती है, वो जो है वो महंगाई के नाम पे जो जिस तरह उनको बेमौत मारा जा रहा है उसका कोई तो हिसाब होगा ना भाई। ठीक, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। इब्राहिम भाई, बहुत बड़ी एलिगेशंस है आपकी और मुझे इनका भी जवाब दीजिएगा। लॉन्ग विद इट मुझे बताइए, फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुरखरू हुई है। फवाद चौधरी साहब की ये स्टेटमेंट, ये किस बैकग्राउंड में आप कह रहे हैं? क्योंकि इस वक्त तो जो अपेरेंटली लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी टफ सिचुएशन के अंदर आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी अगर कोई आगे एक्शन लिया जाता है तो ये तो पार्टी के ऊपर और बहैसियत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं इसको लेकर। जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फॉरेन फंडिंग में। फॉरेन फंडिंग का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल किया जाता है कि बाहर के ममालिक से आपको कोई पैसा है जो आप टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करें, वो इस जुमरे में आता है फॉरेन फंडिंग। ये है आपकी पार्टी फंडिंग। आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हजारों क्या 90 लाख की तादाद में इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। वो जो पैसे भेजते हैं वो पैसे इब्राहिम खान साहब का जी आवाज़ नेट का ज़रा इशू आ रहा है, वो हम देख रहे हैं। अच्छा, बट साहब आपकी तरफ में आता हूँ, ये फॉरेन फंडिंग को, और अगर जिस तरह अभी इब्राहिम खान साहब ऑल्दो अभी हमारे साथ हो जाते हैं दोबारा कनेक्ट, लेकिन मुझे चीज़ समझाइएगा कि अगर बाहर से पैसे आ रहे हैं, चाहे 90 लाख की बजाय 1 करोड़ पाकिस्तानी है बाहर और वो पैसे भेज रहे हैं और वो पैसे आप शो नहीं कर रहे, सवाल ये है, पैसे आने का कोई इशू नहीं, चाहे जितने मर्जी आए, लेकिन अगर आप उनको शो नहीं कर रहे, अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर मेंशन नहीं कर रहे, और वो कोई छोटी अमाउंट नहीं है, वो 34 करोड़ रुपया है जो आप शो नहीं कर रहे। सो ये जो पॉइंट था इब्राहिम खान साहब का, आई होप कि उनका यही व्यू पॉइंट है। ये पॉइंट ठीक आपको लगता है जी? ऐसे ये जायज़ होती है चीज़ें इस तरह की? काजी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ये मत कहिए कि पैसे आने का कोई इशू नहीं है। पैसे आने का भी इशू है और उसको छुपाने का एक और इशू है। देखिए, पैसे आने का इशू ये है कि हमारे लॉ के मुताबिक नो पार्टी सपोज टू टेक एनी मनी फ्रॉम एनी फॉरेनर। अगर थोड़ी सी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। फॉरेनर की डेफिनेशन जो है वो हर बंदे को पता है फॉरेनर कौन होता है। फॉरेनर वो होता है जिसका पासपोर्ट पाकिस्तानी ना हो, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जुर्म यह है कि सिर्फ पाकिस्तानियों से नहीं लिए। आप गौर करें, लिस्ट देखें आप, लिस्ट आ गई है ना, वो लिस्ट, उनके नाम भी आ गए हैं। बिल्कुल, वो तो उनमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, उनमें यहूदी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, उनमें वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि जिनकी पाकिस्तान से दुश्मनी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें तो ये डर है कि कहां कहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा और कहां कहां इस गवर्नमेंट ने उस इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज किया। हमें यह भी शक है। ये सिर्फ फंडिंग की बात नहीं है, एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि अगर ले ही लिए थे तो उसको छुपाने की क्या जरूरत थी फिर?
अगर ये गिल्टी नहीं थे तो पहले तो इनको केस को डिले करते रहे, प्रेशराइज करके। इन्होंने जो है अपना इलेक्शन कमीशन को भी अंडर प्रेशर करने की कोशिश की कि इस केस को ना सुना जाए। आप देख लें इतने सालों के बाद अब आके बारी आई है 3-3.5 साल के बाद। और चौथी बात देखिए, मेरी बात सुने, जो एस अकबर हैं, अकबर एस बाबर, ठीक है, वो इनके सेकंड इंपॉर्टेंट लीडर थे पीटीआई में। ठीक है जी। 10 साल पहले, बल्कि 12 साल पहले उन्होंने खान साहब को कहा कि आपके जो फंड आ रहे हैं ये ठीक नहीं है। रिकॉर्ड के ऊपर है, अंडर ओथ उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड के ऊपर आप जो फंड ले रहे हैं ये गलत है, आप फंस जाएंगे, ये स्टॉप कर। ठीक हो गया, और ठीक। उन्होंने एक पोजीशन ले ली। जब उन्होंने पोजीशन लिया तो ये उनके खिलाफ हो गए। आप अंदाजा करें कि उसके बाद भी आज तक ये सिलसिला जारी है। बट साहब पॉइंट आ गया। खान साहब ने भी, इब्राहिम खान ने हमें दोबारा भी ज्वाइन कर लिया है जी। खान साहब आप जरा अपना कमेंट क्लोज कीजिएगा जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि फॉरेन फंडिंग जो वर्ड है वो यूज किया जाता है कि आप बाहर से किसी मुल्क से पैसे आए और आप उसको टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल करें, ये लफ्ज है। फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन के जो मानी है वो ये है। अब आ जाए कि हमारे अकाउंट्स, हमारे पास एक एक बंदे की डिटेल है जिसने पैसे भेजे हैं। ओके। अब ऐसा हुआ है कि वहां से लोगों ने जो मनी ट्रांजैक्शन के जो मीन्स हैं, जो वहां के तरीके हैं पैसे भेजने के, अगर वो उनके बकायदा हमारी तरह नहीं है कि जिसकी मर्जी है कि यहाँ से पैसे जो है वो इलीगली ट्रांसफर करता रहे। वहां पे लोगों के लीगलाइज्ड उनके चैनल्स हैं। अगर उन चैनल्स के थ्रू आया तो इन्होंने कहा देखा जी ये तो किसी अंग्रेज का नाम आ गया, ये अंग्रेज ने फंडिंग भेजी है। ऐसा नहीं है, पैसे ओरिजिनल जो है वो उन्हीं लोगों के भेजे हुए हैं, पाकिस्तानियों के ओवरसीज के, जिन्होंने वो पैसा भेजा है। एक चीज। दूसरी, इसके अलावा जो है वो 31 करोड़ पे बड़ा ये चीख रहे हैं एक बार। इनके तो एक मिनिस्टर की अपना कमरे से कोई अरबों रुपए निकलते हैं। वो हमने इनको बताया है कि वो जो अकाउंट्स थे वो डबल काउंट हुए हैं, क्योंकि एक अकाउंट से निकल के वो जो ट्रांजैक्शन दूसरे अकाउंट में गई है तो उन्होंने दोनों को काउंट कर लिया और कहा कि जी 31 करोड़ का फर्क आ रहा है। ऐसा कोई इशू नहीं है। आप जब अब इलेक्शन कमीशन इसको देखेगा, हम उसके पूरे जो है हमको डिटेल देंगे, और डिटेल में अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारी वो कोई इलीगल फंडिंग आती है तो इसमें तो दूसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। कानून पाकिस्तान का सबके लिए एक है। इसमें मकसद है कि ये जो बढ़ा चढ़ा के एक वो खोदा पहाड़ निकला चूहे वाली बात भी इसमें से नहीं होनी है। ये अपनी खैर मनाए जब इनकी फंडिंग के मामलात सामने आने हैं। ठीक इब्राहिम भाई, मुझे का हिसाब देंगे और हमने पहले दिन से कहा हुआ है हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमारी हर चीज जो है वो क्लैरिटी के साथ सामने आएगी। मुझे इब्राहिम भाई जरा दो चीजें बताइएगा। एक, आप कह रहे हैं बाहर से पैसे आए और डबल काउंट हो गए हुए हैं एंड ऑल दैट। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक एरर हुआ है? एक। नंबर 2, आपकी जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, जो इंडिविजुअल उन कुछ 4-5 लोग हैं जिनके अकाउंट्स में पैसे आए और वहां से विड्रॉ हुए हैं, ये आप कैसे समझती हैं? ये किस किस्म की फंडिंग होगी जो ये चीज भी सरफेस हुई है अब सामने? मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना, एक तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वो बाहर से आए हैं और डबल काउंट हो गए हैं। वो वाली बात भी मैं कर रहा हूं। यहीं पे हमारे अकाउंट्स, हमारे रीजनल अकाउंट्स हैं। रीजनल अकाउंट से जो है सेंट्रल अकाउंट में पैसे गए हैं तो सेंट्रल अकाउंट की इन्होंने उठा के उसकी डिटेल देखी है और उधर से वो रीजनल अकाउंट की भी जमा कर ली है। तो वो जब दो की जमा किए हैं तो वो अमाउंट उसमें से उनको फालतू नजर आई है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी आप जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं कि जी वहां से किसी ने निकलवाया, वो हमारे ऑथोराइज्ड लोग हैं। जो बाज लोगों ने ऐसा भी किया था कि जो मकसद है लेट से कोई फेक, कोई अपने नाम से कोई वहां से पीटीआई के नाम पे कोई अकाउंट किसी जगह खोल ले, उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो 80 या 90 अकाउंट बता रहे थे, अब वो 18 पे आ गया और उसमें से भी जो है वो 13 या 14 है ओरिजिनल अकाउंट्स जो हमारे लेजिटिमेट ऑपरेशनल अकाउंट्स थे, बाकी तो डॉर्मेंट पड़े हुए थे, लोगों ने बनाए हैं। मैं इधर था अपना साउथ पंजाब का, मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था, तो उस वक्त भी जो है हमारे पास जो भी फंडिंग आई वो डायरेक्ट मकसद है कि यहाँ से अकाउंट से चली गई वहां पे सेंटर में। अब अगर सेंटर और इसका इकट्ठा वो जमा कर लेंगे तो जाहिर है उसमें हमने एक्सप्लेन करना है और उन्होंने उसको वेरीफाई करना है। अगर हमारा कोई फॉल्ट आता है तो नोबडी विल बी स्पेयर्ड, इसमें तो कोई। लेकिन ये जो है अपनी तरफ से जिस तरह की ये कहानियां बना के और फिर इनके हाथ में कोई बहुत बड़ा
ठीक है, आपका पॉइंट। एक और चीज इब्राहिम भाई, एक और चीज, ठीक, एक और चीज मुझे बताइएगा इब्राहिम खान साहब, मुझे ये चीज बताइएगा कि एक ये जो बात कही जा रही है या जो चीज सरफेस हुई है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं हैं, इजराइल से उनका ताल्लुक है, ये जो फॉरेन फंडिंग फ्रॉम दोज हु आर नॉट पाकिस्तानी कार्ड होल्डर्स या हु आर नॉट पाकिस्तानी नेशनल्स, इसको आप किस तरह डिफेंड करेंगे इस चीज को लेकर जी? देखें, मैं आपको बताऊं, वहां पर मनी के बकायदा मनी चेंजर्स जो हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। अब लेट्स से कि न्यूयॉर्क से अपना फंड रेजिंग हुई है, उन्होंने किसी मनी चेंजर के थ्रू भेजा, जिस मनी चेंजर के थ्रू भेजा है वो नाम तो उसका आना है ना कि फलां मनी चेंजर के थ्रू आए। अब वो इसराइली है, अमरीकी है, कौन है? वहां पे तो एक आजाद मुल्क है, हर किसी को जो है वो मनी चेंजिंग का काम करने की इजाजत है। ठीक है, ये नहीं है कि हम कोई डायरेक्टली किसी से जो है वो इसराइली से या अमरीकी से या किसी से हमने कोई डायरेक्ट फंडिंग ली हो, बल्कि हमने तो उनका पूरी डिटेल साथ लगाई है कि किस किस बंदे के फंड है, ये किस तरह से है। सिर्फ मनी चेंजर का नाम आने से ये मकसद है कि बड़े खुश हो रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे आर बैडली मिस्टेकन। हमारा अगर इस किस्म का कोई इशू हुआ तो हम फेस करेंगे इंशाल्लाह कानून के मुताबिक। शाहीन, ठीक, शाहीन भट्ट साहब आपने जवाब सुन ली बड़ी डिटेल में। इब्राहिम खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी हमारी कोई चीज ऐसी छुपाने वाली है नहीं, ये वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली कहानी होगी। देखिए काजी साहब, ये इब्राहिम भाई जो हैं ये बड़ी सादगी से इस चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी न्यूयॉर्क से किसी मनी चेंजर ने भेजे हैं तो मनी चेंजर का नाम, मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि जब आप किसी बैंक से या मनी चेंजर से पैसे भेजते हैं तो मनी चेंजर का नाम नहीं आता, पैसे भेजने वाले का नाम आता है, उसकी नाम की रसीद बनती है। तो ये कह के तो प्लीज मिसगाइड मत करें लोगों को। वो सेंडर्स की नाम की बात कर रहा हूं मैं। जो सेंडर्स हैं वो इजराइल से हैं, इंडिया से हैं, अमेरिकन है, क्रिश्चियन है, वो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, वो लोकल अमेरिकन है, उनकी बात कर रहे हैं। I'm not talking of the ये साबित कर रहे हैं ना जी, वो तो एक अलग इशू है। ठीक है, एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि ये बार बार जो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और अपनी उन्होंने डेफिनेशन निकाल ली है फॉरेनर की। सर फॉरेनर की डेफिनेशन मुझे बताएं, किस बंदे को नहीं पता फॉरेनर की डेफिनेशन क्या है? एक बंदा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, क्या अपने आप को फॉरेनर कह सकता है? कभी नहीं कर सकता। फॉरेनर की एक ही डेफिनेशन है, वेरी सिंपल एंड वेरी करेक्ट, वो ये है कि एनीबॉडी हु इज होल्डिंग अ फॉरेन पासपोर्ट इज अ फॉरेनर। अच्छा, उसमें पाकिस्तानी को आप थोड़ा सा अलग कर दें इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तानी जो है उनके पास वो कार्ड है, इसलिए मैं उसको बहस नहीं करता। वो जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी का कार्ड है, ठीक है, उनको आप निकाल दें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी है ही नहीं है, जो मुसलमान भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने पैसे भेजे हैं, एक नहीं है, दर्जनों के हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि बात ये नहीं है कि लेकिन जी उन्होंने 18 अकाउंट का था, अब 13 रह गए। सर एक भी रह जाए अकाउंट, एक भी अकाउंट रह जाए गलत, तो आप उसके देनदार हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने वो क्यों लिए पैसे, गलत तरीके से क्यों पैसे लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल इफ्तिखार ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ डील की बातें बेबुनियाद हैं। डील से मुतल्लिक़ खबरें क्यास राइयों पर मबनी हैं, इसमें जितनी कम बहस की जाए मुल्क के लिए बेहतर है। उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात में कोई मसला नहीं है। शाम के प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट को डील और इस तरह की बातों से बाहर रखा जाए। डील के हवाले से बातें मनगढ़ंत और क्यास राइयों हैं। डील की बातें करने वालों से पूछा जाए कि कौन डील की बातें कर रहा है और इससे मुहर्रिकात क्या हैं, क्या शवाहिद हैं। इब्राहिम खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ही कहा था कि जी ये बातें सुन रहे हैं कि उनके लिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। ये जो डील की बातें हो रही थी और उन्होंने ये तक कहा था कि ये तो बड़ी बदकिस्मती हो गई और जेल के फिर मुंह खोल देने चाहिए अगर करप्शन ज़्यादा लोगों को इस तरह करना है। तो आज जब डीजी ISPR की ये स्टेटमेंट आ रही है, अपोजिशन तो हमेशा से कहती आ रही है कि जी नवाज शरीफ ने वापस आना है, वापस आना है, लेकिन ये चीज़ तो हुकूमती हलकों और स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सामने सरफेस हुई थी। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? मैं बिल्कुल इतना आपको क्लियर करना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था
कि ये लोग जो हैं ये जिस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी डील हो रही है, वो उन्होंने एक प्रिजम्पशन के तहत ये बता रहे थे कि यार ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक कन्विक्टेड आदमी को कैसे जो है आप ला के और उसको ये कर सकते हैं। ये सारी, क्योंकि हर मीडिया उस पे चैनल पे ये बैठ के दे रहे थे, कभी वो अपना अब्बासी साहब जो है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, कभी वो फरमा रहे थे, कभी अपना हमारे एक्स जो है कौमी असेंबली के जो है स्पीकर साहब वो फरमा रहे थे कि जी मैं जा रहा हूं, मैं लेके आ रहा हूं। इस किस्म की बातें जो हैं वो मकसद है कि वो हो रही थी। तो उस तनाजुर में उन्होंने कहा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक कन्विक्टेड आदमी को आप ला के और ये इस किस्म की बातें करें। तो उस तनाजुर में उन्होंने बात की थी, उन्होंने कोई स्पेसिफिक इसकी वेरिफिकेशन नहीं की थी कि उनको लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है। ओके, ठीक है। शाहीन खालिद भट्ट साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं इब्राहिम खान साहब की बात के ऊपर, जरा मुझे बताइएगा, आना है नवाज शरीफ साहब ने, नहीं आना? आप लोगों ने भी ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी अवाम को लगाया हुआ है कि जी नवाज शरीफ आ रहे हैं, आना शाना उन्होंने है कोई नहीं, बस आप लोग बातें ही कर रहे हैं। सर पहली बात तो ये है कि टॉकिंग ऑफ DGISPR ने, जनरल बाबर साहब ने पाकिस्तान क्योंकि और मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की तायीद की है। हम भी यही कहते हैं, ये तो हम पे इल्जाम लगाता था ना PTI की डील हो रही है। मुझे बताएं किस पाकिस्तानी लीडर, मुस्लिम लीग नून के किस लीडर ने ये कहा है कि हमारी डील हो रही है? एक भी आपको नहीं मिलेगी ऐसी मिसाल। गलत बयानी कर रहे हैं अब्बासी साहब का नाम लेके, कहीं भी हमने नहीं कहा कि हमारी डील हो रही है। हम तो डील के खिलाफ हैं। हमारी डील इस मुल्क के साथ है, इस आइन के साथ है डील हमारी डील ये है कि इस मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए, ये हमारी डील है जी। वो कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि ये तो उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी बाबर साहब ने कि किसी से कोई डील नहीं है। ये उन्होंने असल में पैगाम जो है उन लोगों को दिया है जो मुस्लिम लीग नून के बारे में अफवाहें फैला रहे थे कि ये कोई डील के तहत आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारी जो डील है मैंने आपको बता दिया उसके बारे में। जहां तक मियां साहब के आने का तल्लक है, ये मुस्लिम लीग नून जो पार्टी है ये डिसाइड करेगी और उनको इन्फॉर्म करेगी कि जब उनकी तबीयत ठीक होगी, जब डॉक्टर उनको ओके दे देंगे, इंशाल्लाह मियां साहब आएंगे अपने मुल्क में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इब्राहिम भाई वो कह रहे हैं जब उनकी तबीयत ठीक होगी तब वो लोग आएंगे, और डील की बात कोई ऐसी नहीं है। और DGISPR ने तो बल्कि एंडोर्स कर दिया है एज पर सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट के जी हम लोग कोई डील नहीं कर रहे, ये डील की बातें आप लोगों की तरफ से आ रही हैं। सर सन 2010 का जो है दिसंबर मेरे ख्याल में या नवंबर 10 की है ये 2010 की, उस वक्त की 2009 था या 10 था, नहीं मकसद है कि 21 ईयर्स अगो की, मैं बेसिकली आपको टू बी एग्जैक्ट 21 ईयर्स अगो बेगम कुलसूम नवाज का था कि मियां साहब की जब तबीयत ठीक हो गई तो वो पाकिस्तान जरूर तशरीफ लाएंगे, जब ये सऊदी अरेबिया गए हुए थे। तो मकसद है 21 साल से इनकी तबीयत सेट नहीं हो रही। तबीयत सिर्फ उसी सूरत में सेट होती है जहां पर बैंड बाजे के साथ उनका इस्तकबाल किया जाए। लेकिन इस दफा दिस वाज द लास्ट टाइम, और अब ये दोबारा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ 2023 तक लोगों को इस चक्कर में देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इंटैक्ट रहें, इनके MNAs MPAs के भागने का कोई सिलसिला ना बन जाए। अगर शुरू हो गया तो फिर वो रुकेगा नहीं। ये 2023 के बाद इनका ये सारा स्टांस जो है वो बेसिकली इनकी नून लीग का जो है वो आपके सामने हो जाएगा, और ये इसमें बिल्कुल मियां साहब जो है कोशिश हत्तुल विसा होगी। अगर आया भी सही तो सीधे अडियाला में है, और उनके पास मकसद है कन्विक्टेड है फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इससे बढ़ के और क्या? सेनेटर साहब मुझे एक चीज बताइए, उसके बावजूद मकसद है ये लोगों को कितनी देर तक इस चक्कर में रखते हैं। ठीक है। अच्छा सेनेटर साहब मुझे एक चीज बताइएगा, अयाज सादिक साहब फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली ये गए, इनकी मुलाकात हुई, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं उनको वापस लेने जा रहा हूं, अगले महीने जाऊंगा। सर ये किस किस्म, फिर हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी बस तैयारी कर लें और ये किस लिए, ये मतलब मोबिलाइज करने के लिए जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं उनके लिए, या कोई रियलिटी भी है इसमें? क्योंकि अपेरेंटली लग नहीं रहा कि नवाज शरीफ साहब इज कमिंग बैक sooner in this year or somewhere next year जी। ये देखिए मैंने आपको पहले भी अर्ज की है कि ये तो उनकी हेल्थ की कंडीशन जो है
वो डिटरमिन करेगी कि उन्होंने कब आना है। जहां तक अयाज सादिक साहब का ताल्लुक है, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि मैं लेने जा रहा हूं, तो अगर उन्होंने गए हैं वहां जाकर उन्होंने उनकी कंडीशन देखी तो शायद उन्होंने अपना माइंड सोचा हो कि अभी तो इस काबिल नहीं कि वो जा सके। तो ये सब चीजें डिपेंड कर देगी, सब जो मर्जी आप कहें, मैं जो मर्जी कहूँ लेफ्ट राइट, बात यह है कि मियाँ साहब की जो हेल्थ कंडीशन है, जो कि भेजने वाले भी यही हैं, इन्होंने हेल्थ कंडीशन देखी थी और उन्होंने पूरा बोर्ड बैठा के इन्होंने फैसला किया जी इनकी हालत ठीक नहीं है और इनको भेजा जाए। और अब हम कह रहे हैं कि वहां जो डॉक्टर क्या इन्होंने कोई एफर्ट किया है? इन काजी साहब इनसे पूछें कि इनका वहां पे एम्बेसी है, क्या इन्होंने अपने एम्बेसडर को, डिप्टी एम्बेसडर को, किसी को कहा है कि जाके उनको मिलें और मियां साहब से पूछें भाई क्यों नहीं आ रहे? वो सिर्फ टीवी के ऊपर आके गपशप लगाने का प्रोग्राम ऐसे ना करें। उनको पता है, उनके एम्बेसडर को भी पता है, फॉरेन ऑफिस को पता है ठीक कि जब तक उनकी सिचुएशन, हेल्थ कंडीशन इस काबिल नहीं होगी कि वो यहाँ आके यहाँ का जो स्ट्रेस है, लोकल स्ट्रेस, इस मुल्क का हाल क्या कर दिया आपने, महंगाई का, हर आदमी जो है यहाँ पे इतना स्ट्रेसफुल है, तो उन्होंने सोचा होगा कि अभी इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान आए। यकीन पॉइंट आ गया जी आपका सर, पॉइंट आ गया, जो ही वो बेहतर फील करेंगे वापस आएंगे। इब्राहिम खान साहब लास्ट मुझे देखते ठीक है, खान साहब मुझे जरा लास्ट बताइएगा, जहांगीर खान तरीन के जहाज को लेकर और उनकी स्टेटमेंट को लेकर बड़ा कुछ कहा जा रहा है। इवन आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जिसका जहाज है उसी ने मोड़ने का जवाब देना है, मेरे पास तो जहाज ही नहीं है। पीटीआई का एक कप्तान है, क्या ये हो रहा है, थोड़ा ये भी बता दें चलते चलते। देखिए वो तो प्राइम मिनिस्टर के अपने प्रेरोगेटिव है, वो जो चाहे किसी को एक्सेप्ट करें किसी को ना करें, वो मकसद है, इज चेयरमैन ऑफ द पार्टी, करना चाहिए उनको जहांगीर खान तरीन को एक्सेप्ट। जी जहांगीर खान तरीन साहब को दोबारा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए खान साहब को या नहीं? देखें, अगर वो कानून के किसी भी दायरे के अंदर खिलाफ कानून चले हैं तो मैं नहीं समझता, पीटीआई का तो स्टांस ही एक है कि अगर उस पे है तो नहीं होना चाहिए। अगर उन पे वो कोई एलिगेशन साबित नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ तो फिर उसमें क्या हर्ज है उनको वापस लेने या ना लेने में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम खान साहब थैंक यू वेरी मच। शगुफ्ता जुमानी ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ही डिबेट शुरू हो गई है। एक डिबेट इस तरह शुरू हो गई है कि एटलीस्ट हम सबको, ये जो 22 करोड़ आवाम है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, हमें ये ज़रूर क्लैरिटी आ रही है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या है। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, अगले 10 दिनों के अंदर अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी। और उसके बाद मेरे ख्याल में ये अब एक राइट टाइम होगा, ये कमिंग इलेक्शंस, कि हम लोगों को ये समझ होगी कि कौन इस मुल्क के साथ सिंसियर है, किसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है और किसकी रूट्स पाकिस्तान के साथ हैं। ये जो बहस करते हैं, ये जो डायलॉग बताए जाते हैं हम सबको, आना जाना एंड ऑल दैट, चोर डाकू, इट ऑल विल टेल कि एक बंदा अगर फाइनेंशियली, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक शख्स अगर फाइनेंशियली करप्ट नहीं है तो मेरे ख्याल में दैट इज़ द बेसिक रूल जिसको मेरे ख्याल में इस 22 करोड़ अवाम को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क का पैसा बहुत बुरे तरीके से उसके साथ ज़्यादती हुई है और हमें अब एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो एटलीस्ट ऑनेस्ट ज़रूर हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।